वेलकम बैक एवरीवन। मॉर्निंग में 20 करंट अफेयर्स के प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी। अब इसमें करेंगे हम 21 से लेकर 40 तक। ठीक है, ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है आने वाली यूपीपीसीएस की परीक्षा के लिए। जो 3 महीने बाद आरओ का मुख्य परीक्षा होगी उसमें भी जो है 120 प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही आते हैं, और जो 71वीं बीपीएससी परीक्षा होगी सितंबर में। ठीक है, और इसी से फैक्ट निकल जाएंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए भी, जो सितंबर में होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी सिविल सर्विसेज स्टडी का फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे जुड़ जाइएगा। ठीक है, उस पर मैं जो है रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2025 के संदर्भ में सही कथन है। इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यह गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025 को विश्व भर के 7 पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया। ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को, और यह गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इस साल यानी वर्ष 2025 में 7 पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से प्रदान किया गया। दुनिया भर के 7 पर्यावरणविदों को। इनमें से भारत के कितने हैं? एक भी नहीं, ये चीज़ याद रखना। वर्ष 2024 में थे लेकिन एक, तीनों के तीनों सही हैं ये। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में जाने तो यह वर्ष 1989 में अमेरिकी परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डेन द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यह पुरस्कार गोल्डमैन फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार से सम्मानित हो चुके भारतीयों में अशोक शुक्ला 2024 में यानी पिछले साल पुरस्कार मिला था उनको, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। प्रफुल्ल सामंतारा 2017 में, रमेश अग्रवाल 2014 में, राशिदा बी और चंपा देवी शुक्ला 2004 में, और एमसी मेहता 1996 और मेधा पाटकर 1992 में। ठीक है, कुल कितने लोग हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को। इस साल किसी को नहीं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट पीडीएफ से जोड़ सकते हैं पूरे साल के लिए। 1 टाइम पेमेंट है। ठीक है, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। अगला प्रश्न है, 30 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित निसार उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है निसार उपग्रह का मुख्य उद्देश्य? पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, जैसे कि सुनामी क्यों आती है, भूकंप क्यों आते हैं, ठीक है, भूस्खलन क्यों होता है, बर्फ़ क्यों पिघलती है, जलवायु परिवर्तन आदि। तो निसार का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, जैसे कि भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी गतिविधि, बर्फ का पिघलना और जलवायु परिवर्तन इत्यादि। ठीक है, निसार जो है वो नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। ठीक है, निसार नासा इसरो। और स्टार्टिंग में पूरी हमने इसमें जो है प्रश्न बना दिया है फुल डेफिनेशन के साथ स्टार्टिंग के टेस्ट में। 23वां प्रश्न है, 21 अप्रैल 2025 को विश्व भर के 7 पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इसमें शामिल भारतीय पर्यावरणविद हैं सुनीता नारायण, राजेंद्र सिंह, आलोक शुक्ला, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है। इस बार तो किसी को मिला ही नहीं। ठीक है, आलोक शुक्ला को मिला था 2024 में। इस साल तो 7 में से कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। 21 अप्रैल 2025 को गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा विश्व भर के 7 पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इस वर्ष यानी 2025 में किसी भी भारतीय पर्यावरणविद को इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। किस पुरस्कार से? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से। जबकि वर्ष 2024 में यानी पिछले साल आलोक शुक्ला को यह पुरस्कार दिया गया था। और वर्ष 2025 में इस पुरस्कार से सम्मानित 7 व्यक्तियों को हम देखें। ठीक है, कोई भी भारतीय नहीं है इसमें। कौन कौन है वो? सेमिया घरवी ट्यूनीशिया, बटमुख लवसनदास मंगोलिया, बेसजाना गुरी अल्बानिया, ओल्सिनिका अल्बानिया, कार्लोस मेलो मोलिना कैनरी द्वीप समूह की, लॉरेन एलन संयुक्त राज्य अमेरिका, और मैरी लूज कैनक्री मुरियारी पेरू की। ठीक है, 2 अल्बानिया के हैं।
अगला जो प्रश्न है वो है विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक 2025 के संबंध में विकल्प में कौन सा सही नहीं है। 4 हैं ये। विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक एक पत्रिका है, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित प्रकाशन करती है। 22 अप्रैल 2025 को विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक ने विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2024 के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की, ठीक है। 24 के जो भी उपलब्धियां रहीं खिलाड़ियों की वो 25 में प्रकाशित की गई है 22 अप्रैल 2025 को, 24 के मतलब एक साल के आंकड़ों के अनुसार। अब इसमें एक गलत होगा कोई ना कोई। भारत के विराट कोहली को विश्व के अग्रणी क्रिकेटर यानी पुरुष चुने गए हैं। भारत की स्मृति मंधाना विश्व की अग्रणी क्रिकेटर यानी महिला चुनी गई हैं। विजडन ट्रॉफी न्यूजीलैंड के रचिंद्र रविन को प्रदान की गई है। इनमें से एक गलत है। देखिए पहला वाला सही है, सी वाला भी सही है। भारत की स्मृति मंधाना विश्व की अग्रणी क्रिकेटर चुनी गई हैं महिलाओं में। और भारत के विराट कोहली नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह विश्व के अग्रणी क्रिकेटर चुने गए हैं पुरुषों में, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। विजडन ट्रॉफी न्यूजीलैंड के रचिंद्र रविंद्र को प्रदान नहीं की गई, ठीक है। इसमें तो 2 गलत हो गए फिर। अब इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ जाएं तो क्या कर देगा आयोग, इनको डिलीट कर देगा, ठीक है। यहाँ रचिंद्र रविन नहीं है, कोई दूसरा नाम है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें, बी सही नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह होना चाहिए वहाँ पर। 22 अप्रैल 2025 को विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक ने विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। पुरस्कार विजेताओं का चयन वर्ष 2024 के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है अप्रैल 2025 में, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट जिसमें विराट कोहली थे वो गलत हो गया, जसप्रीत बुमराह होना चाहिए उनमें। और भारत की स्मृति मंधाना विश्व की अग्रणी क्रिकेटर चुनी गई हैं महिलाओं में, ये भी ठीक है। विश्व के अग्रणी T20 क्रिकेटर पूछ लेता तो वेस्ट इंडीज़ के निकोलस पूरन चुने गए हैं, ये बुलेट पॉइंट है याद रखना। और विजडन ट्रॉफी न्यूजीलैंड के मिशेल सेंटनर को प्रदान की गई है, वहाँ क्या लिखा था, रचिंद्र रविंद्र, ठीक है। वो भी गलत था, वहाँ मिशेल सेंटर को ऐड करना था लेकिन वो गलती से हुआ नहीं, इसलिए वहाँ 2 गलत हो गए, लेकिन फिर भी अपना बी गलत मानेंगे, ठीक है। मिशेल सेंटर को प्रदान की गई है विजडन ट्रॉफी न्यूजीलैंड के, याद रखना इसको, क्वेश्चन सेट करने में हो जाता है ऊपर नीचे, ठीक है। देखिए कोशिश करता हूँ कि कोई भी गलती ना हो, ठीक है, गलती से कोई भी गलती ना हो, लेकिन कभी कभी हो जाती है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। ये सारी की सारी जो सीरीज़ है, जो करंट अफेयर्स है, वो गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट से ली गई है, ठीक है, न्यूज़पेपर से ली गई है, हिंदू हो गया, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण हो गया, इन सभी से, ठीक है। तो गलती होने के चांस नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है ऊपर नीचे, उसको भी सुधार कर लिया जाता है अगले टेस्ट में। बिजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक, जिसे अमूमन बिजडन के नाम से जाना जाता है, ब्रिटेन से सालाना प्रकाशित होने वाली क्रिकेट पत्रिका है। दुनिया की इस सर्वाधिक प्रतिष्ठित खेल पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, 21 से 22 अप्रैल 2025 21 से 22 अप्रैल 2025 आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। मुंबई, लखनऊ, जयपुर, नई दिल्ली। 21 से 22 अप्रैल 2025 के बीच में आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया नई दिल्ली में, ठीक है। 21 से 22 अप्रैल 2025 आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय क्या है, क्रिप्टो करेंसी, क्राउड फंडिंग और गैर लाभकारी संगठनों के जरिए आतंकवाद को मिलने वाले वित्त पोषण का मुकाबला करना। इस कार्यक्रम में 5 मध्य एशियाई देशों उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के वरिष्ठ विशेषज्ञों ने भाग लिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। यह है भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल के बारे में 2 कथन है, कौन सा इसमें सही होगा।
21 अप्रैल 2025 को केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल से क्रूज संचालन का औपचारिक शुभारंभ किया। इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 10 लाख यात्रियों की होगी। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कौन सा है? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल। दोनों के दोनों कथन करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। ठीक है, ये जो पूरा जलीय प्रांगण है ना जिसमें ये शिप खड़ी है, ये पूरा प्रांगण है, क्रूज टर्मिनल इसको बोलते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल का नाम क्या? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल। 10 लाख यात्रियों की इसकी क्षमता है, यानी 1 मिलियन। देखिए, 21 अप्रैल 2025 को केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल से क्रूज संचालन का औपचारिक शुभारंभ किया। भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल क्रूज भारत मिशन के तहत विकसित किया गया है ये, और इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 10 लाख यात्रियों की है। अच्छा, इसी से रिलेटेड अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले तो स्टेटमेंट ना बनाए, सीधा सीधा पूछ ले, भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। ये पूरा जलीय प्रांगण जिसमें शिप खड़े हैं, यही है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई में स्थित है, जिसका नाम है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल। यह टर्मिनल 4.15 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है और इसे 556 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल एक साथ 5 जहाज़ों को संभाल सकता है। वो जो 2 खड़े थे ना, उस तरह के 5 को संभाल सकता है और प्रतिवर्ष 10 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। स्टेटमेंट बड़े हैं, सॉल्यूशन बड़े हैं, इसलिए कोशिश कर रहे हैं थोड़ा तीव्र गति से चलने की, बोलने की, बढ़ने की। 28वां प्रश्न है, वर्ष 2025 में किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया, यानी वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया है? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर को। 25 अप्रैल 2025 को संपूर्ण विश्व में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया। उद्देश्य क्या है? पुस्तकों के अध्ययन एवं कॉपीराइट के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इस वर्ष यानी 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील शहर को विश्व पुस्तक राजधानी यानी वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संदर्भ में सही कथन है, 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? कुल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिए गए और हिंदी कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर को मिला है। 8 मार्च 2025 को लखनऊ में एक समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान किए गए, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हैं और 25 में ये प्रदान किए गए, कुल 24 भाषाओं में प्रदान किए गए। ठीक है, और 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, उनके अतिरिक्त 2 अन्य भाषाओं में और दिए जाते हैं। एक है राजस्थानी और दूसरी है अंग्रेजी। राजस्थानी और अंग्रेजी ये दोनों भाषाएं जो हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। अच्छा, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित प्रश्न जो टेस्ट नंबर 25 था उसमें भी है, तो उसमें कहीं एक्सप्लेनेशन में राजस्थान की जगह संस्कृत हो गया है, तो उसको सुधार कर लेना। ठीक है, इन 22 के अलावा राजस्थान और हिंदी भाषाओं में दिए जाते हैं। संस्कृत तो ऑलरेडी है 22वीं अनुसूची में, हाँ 22 भाषाओं में शामिल है 8वीं अनुसूची में। चलिए, तो 8 मार्च 2025 को लखनऊ में नहीं बल्कि नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान ये पुरस्कार दिए गए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा वाला यहाँ पर सही नहीं है। गगन गिल की ये रचना है, कविता संग्रह है जब तक आई बाहर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के बारे में मुख्य बातें। कुल पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए। हिंदी भाषा के लिए कवयित्री गगन गिल को उनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए मिला है। बुलेट पॉइंट हैं दोनों। ठीक है, पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए की और पुरस्कार वितरण हुआ है नई दिल्ली में 8 मार्च 2025 को एक विशेष समारोह मना के लखनऊ में। भाषाएं जो हैं, पुरस्कार 22 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 भाषाएं कौमा अंग्रेजी और राजस्थानी में दिए जाते हैं, यानी 22, 23, 24 हो गई। ठीक है, इसी तरह वो टेस्ट नंबर 25 में एक प्रश्न था साहित्य अकादमी वाला, अंग्रेजी तो लिखा है वहाँ लेकिन राजस्थानी की जगह संस्कृत हो गया, तो वो राजस्थानी होना चाहिए वहाँ। ठीक है, तो इस तरह का कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक ऊपर नीचे हो जाती है तो सुधार कर लिया जाता है उसका अगले टेस्ट में, निश्चिंत रहिए। 30वां प्रश्न है, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका असली नाम क्या था? जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो।
ठीक है, सीधा सीधा याद रखिएगा, मॉर्निंग में भी हो चुका है इनके ऊपर एक क्वेश्चन डिटेल्स में। बी है इसका आंसर। पोप फ्रांसिस का वास्तविक नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था, जिनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 31वां प्रश्न दो स्टेटमेंट वाला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। क्या है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2025 को देश भर में मनाया गया। यह दिवस 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। 73वां संविधान होना चाहिए। 74वां नगर पालिकाओं से संबंधित था, पंचायत से नहीं, तो केवल पहला ही यहाँ पर होगा। 24 अप्रैल 2025 को देश भर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने मधुबनी से देश की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित किया। देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों के माध्यम से संस्थागत रूप प्रदान किया गया और यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। अतः इसी दिन की वर्षगांठ के रूप में प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब से है? वर्ष 2010 से। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आपको याद हो तो संविधान में नया अध्याय यानी अध्याय 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब आ जाइए, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड बैंक लगाकर गलत मत कर देना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 22 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट वाला जो है अप्रैल 2025 में प्रकाशित किया। इसके अनुसार वर्ष 2025 में भारत की जो वृद्धि दर है वो 6.2% तथा वर्ष 2026 के लिए 6.3% रहने का अनुमान है। विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम क्या है? टू इरेडिकेट मलेरिया या मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन और री इग्नाइट, सेव द पीपल ऑफ द अर्थ फ्रॉम मलेरिया, यानी पृथ्वी पर जो लोग हैं उनकी रक्षा करें मलेरिया से। टू इरेडिकेट मलेरिया, मलेरिया का उन्मूलन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसकी थीम है, ये क्या लिख दिया, इसकी थीम है मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन और री इग्नाइट। बी है इसका आंसर। ठीक है, 25 अप्रैल 2025 को संपूर्ण विश्व में मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया कैसे होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। और डेंगू कैसे होता है? एंडीज मच्छर के काटने से। मुख्य विषय क्या है वर्ष 2025 में? मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। हिंदी में हो गया मलेरिया हमारे साथ ही समाप्त हो जाएगा। पुनः निवेश करें, पुनः कल्पना करें, पुनः प्रज्वलित करें। उद्देश्य क्या है? लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक करना। पहली बार यह दिवस WHO द्वारा वर्ष 2008 में मनाया गया था और इम्पोर्टेंट है, भारत का जो लक्ष्य है वर्ष 2030 तक मलेरिया को समाप्त करना है। 34वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में विचार करेंगे। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत 2023 में हुई थी और पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को प्रदान किया गया, करेक्ट है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में हुई थी, 23 में नहीं। और पहला पुरस्कार नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया, ठीक है। और इस बार ये 24-25 में जब प्रदान किया गया ना, वो चौथा पुरस्कार था। तो जहाँ जहाँ दो है उसको हटा दीजिए। कोई भी स्टेटमेंट इसमें ऐसा नहीं है कि तीनों सही हो जाते। देखिए, 24 अप्रैल 2025 को उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। उन्हें उनके दूरदर्शी नेतृत्व और भारत की विकास गाथा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर की स्मृति में 2022 से प्रदान किया जा रहा है। और यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिन्होंने संपूर्ण जीवन देश और समाज की निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया हो। पहला पुरस्कार मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 35वां प्रश्न 4 स्टेटमेंट वाला है। 13 से 22 अप्रैल 2025 तक पेरू की राजधानी लीमा में क्या आयोजित हुआ? ISSF विश्व कप।
ये राइफल कह लो, पिस्टल कह लो, शॉर्ट गन कह लो, ठीक है। ISSF विश्व कप, राइफल, पिस्टल या शॉटगन 2025 के संबंध में कोई एक गलत होगा, ठीक है। देखिए, इस राइफल वाले विश्व कप में भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। इन 7 में से 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक, 1 कांस्य पदक। सुरुचि सिंह ने ब्यूनस आयर्स और लीमा दोनों में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और सी वाला स्टेटमेंट है, सौरभ चौधरी और मनु भाकर की जोड़ी ने मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। एक और स्टेटमेंट बच जाता है, चीन 13 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। चीन तो शीर्ष स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है, भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। भारत ने जीते कुल 7 पदक, 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक, 1 कांस्य पदक। अब यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है उन 2 खिलाड़ियों का नाम जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते होंगे। उससे कम इंपॉर्टेंट हो जाता है उस एक खिलाड़ी का नाम मोटा मोटा याद रखना जिसने 1 कांस्य पदक जीता। और सबसे कम इंपॉर्टेंट हो जाता है उन 4 रजत खिलाड़ियों के नाम। बाकी सुरुचि सिंह ने ब्यूनस आयर्स और लीमा दोनों में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा वाला सही है, पहला वाला सही है। ये सी वाला गलत है। जो लिखा है ना, सौरभ चौधरी और मनु भाकर की जोड़ी ने मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता, ठीक है, ये वाला गलत है। चीन ने 13 पदकों के साथ शीर्ष स्थान रहा, ठीक है। सौरभ चौधरी मनु भाकर वाला गलत है। देखिए, 13 से 22 अप्रैल 2025 तक ISSF विश्व कप राइफल वाला पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित हुआ। इसमें भारतीय निशानेबाजों ने 7 पदक जीते। 2 हैं स्वर्ण पदक, 4 हैं रजत पदक और 1 है कांस्य पदक, ठीक है। भारत पदक तालिका में चीन अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत, चीन 13 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने ब्यूनस आयर्स में भी स्वर्ण पदक जीता था। सौरभ चौधरी और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता। वहाँ रजत लिखा था इसलिए गलत है, ठीक है। तो सुरुचि सिंह ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, 1 स्वर्ण पदक ये हो गया। और सुरुचि सिंह ने सौरभ चौधरी के साथ मिश्रित में भी स्वर्ण पदक जीता, तो 2 हो गए टोटल। अब रजत पदक पर आ जाइए मोटे मोटे। मनु भाकर ने जीता महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, और अर्जुन बबूता ने जीता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में, और सिमरनप्रीत कौर बरार ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जीता। रुद्रांक पाटिल और आर्य बोरसे ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित स्पर्धा में जीता। तो ये लोग हैं। वो कांस्य पदक वाले कौन है? सौरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है कांस्य पदक जीता है। जो एक ही कांस्य आया वो सौरभ चौधरी ने जीता। ये मोटा मोटा याद रखिएगा, स्वर्ण वालों को ज़्यादा याद रखिएगा। 36वां प्रश्न है, भारत सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वित्त वर्ष 24-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल पवन ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट हो गई है? सीधे सीधे नंबर याद रखिएगा, कितने गीगावाट हो गई है? 50.04 गीगावाट। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, 50.04 गीगावाट। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किसे भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? उड़ीसा के सिम्पलीपाल को। देखिए, उड़ीसा सरकार ने हाल ही में सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और भारत का है 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया। सिम्पलीपाल उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, तो दूसरा बोल रहा है ना यहाँ, ठीक है। राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, तो पहला कौन सा? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन सा हो गया? सिम्पलीपाल। पहला टाइगर रिजर्व था, राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। 24 अप्रैल 2025 को उड़ीसा सरकार ने मयूरभंज जिले के सिम्पलीपाल को आधिकारिक अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। सिम्पलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। 1980 में इसका प्रस्ताव, तब से अभी तक पेंडिंग है, और अब जाकर जो है इसको मान्यता मिली है 24 अप्रैल 2025 को। 38वां प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? भारत है 14वें स्थान पर, सी है इसका आंसर।
देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार भारत 14वें स्थान पर है। यह जो इंडेक्स है, सूचकांक कह लो या रिपोर्ट कह लो, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की जाती है और 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का विश्लेषण करती है। 39वां प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 40वें स्थान पर है। 2024 में भारत 39वें स्थान पर था, तो एक स्थान खराब हो गई पोजीशन इसकी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 40वें स्थान पर है। 2024 में भारत 39वें स्थान पर था, इसलिए एक स्थान की गिरावट दर्ज की गई। अब आ जाइए 40वां प्रश्न, हाल ही में समाचारों में रहे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने निम्नलिखित में से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन बिताए? किस मिशन के तहत? तियानवेन मिशन 2, एक्सियोम मिशन 4, एक्सियोम 4 मिशन या ओसिरिस रेक्स मिशन या निसार उपग्रह मिशन? निसार तो हाल ही में लॉन्च किया गया है, मानव रहित है ना ये तो। तियानवेन चीन का है, ओसिरिस रेक्स भी नहीं है। इसका उत्तर है एक्सियोम 4 मिशन, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। दुनिया भर के 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे स्पेस में, एक थे उसमें भारतीय शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो है 25 जून 2025 को अंतरिक्ष में गए थे और 15 जुलाई 2025 को वापस लौटे। उन्होंने एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 18 दिन बिताए। विस्तार में टू द पॉइंट देखें तो शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुए थे। याद रखिएगा, रॉकेट तक पूछा है RO की परीक्षा में। ड्रैगन रॉकेट से आई थी सुनीता विलियम्स धरती पर, ठीक है, और रॉकेट का नाम पूछ लिया उन्होंने। देखिए 26 जून को वह भारतीय समय अनुसार दोपहर 4:01 ISS से जुड़े, ठीक है। ISS पर उन्होंने 18 दिन बिताए, जिसमें वैज्ञानिक प्रयोग, जनसंपर्क और गगनयान मिशन की तैयारी भी शामिल है। 15 जुलाई को वह और उनके 3 साथी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटे। यहाँ वापस और लौटना लिखा है, लेकिन ये चीज़ जो है RO हिंदी के हिसाब से गलत हो जाएगी, क्योंकि लौटने के साथ वापस नहीं आता है, ठीक है, अशुद्ध है वो। देखिए उनकी वापसी कैलिफोर्निया के तट के पास प्रशांत महासागर में हुई। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। ये सारे पॉइंट जो थे ना वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, याद रखना इनको। इस टेस्ट सीरीज़ की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, उस पर रेगुलर अपडेट होगी।